नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नश्या कर्म के बारे में। नश्या विधि जैसा कि आपको पता है पंचकर्म में 5 कर्मों में से एक कर्म होता है नश्या, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नासा द्वारा दिए जाने वाली औषधि को नश्या कहते हैं। मतलब ये जो नासा है, नासा छिद्र द्वारा, नासा द्वार द्वारा दिए जाने वाले औषधि को नश्या कहते हैं। तो नस्य के पर्याय होते हैं नावन तथा नस्त कर्म। उसके बाद देखते हैं हम श्लोक। ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेष अनस्य मिष्यते नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद्याप्य हंति तान। मतलब एक बार पढ़ते हैं, नासा ही सिर का द्वार है। जैसे कि ये हमारा नासा, यही सिर का द्वार है, सिर का द्वार है। नासा में दी हुई औषधि सिर के अंदर मध्य भाग में जाकर सिर, नेत्र, स्रोत व कंठ आदि से सिराओं के भीतर प्रविष्ट होकर ऊर्ध्वजत्रुगत मतलब क्लेविकल के ऊपरी भाग में स्थित सभी वैकारिक समूह को सिर से खींचकर शीघ्र ही बाहर कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि सरकंडे में लगे मंजू में लगे सरकंडे को खींचकर अलग कर दिया जाता है। तो जितने भी ऊर्ध्वजत्रुगत मतलब क्लेविकल के ऊपर जितने भी रोग होते हैं उनमें नस्या विशेषता दी जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो नाक के द्वारा जो औषधि देते हैं वो सिर में जाकर जितने भी हमारे कान हैं, नाक है, इनमें जितने भी विकार समूह होते हैं उनको खींचकर सिर में लाती है और उसको बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से नस्य का क्रिया होती है। नस्य के भेद की अगर बात करें तो नस्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, विरेचन, बृह्मन और शमन। और उसके बाद नस्य के भेद कर्म के अनुसार, नस्य के भेद कर्म के अनुसार तो सबसे पहला वाग्भट्ट के अनुसार, वाग्भट्ट के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, विरेचन, बृह्मन और शमन। चरक के अनुसार 3 होते हैं, रेचन, तर्पण और शमन। और सुश्रुत के अनुसार शिरोविरेचन और स्नेहन 2 प्रकार के यहाँ पे होते हैं नस्य के भेद। चलिए अब बात करते हैं किन किन व्याधियों में कौन कौन सी नस्या दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विरेचन नस्य के बारे में। तो सिरशूल मतलब हेडेक, सिर में जड़ता, अभिसंधि गले का रोग, सौंप जिसे हम ओडेमा कहते हैं, गलगंड, गोइटर, घेंघा रोग, क्रीमी, वॉर्म, ग्रंथि, कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज, एपिलेप्सी, अपस्मार और पीनस, इन सभी व्याधियों में हमें देना चाहिए विरेचन नस्या। और अभी बात करते हैं बृह्मन नस्या के बारे में। तो वातज, सिरशूल, सूर्यावर्त, स्वर क्षय, नासा व मुख शोध, दंतशूल मतलब दांत में दर्द होने में, कर्णशूल मतलब कानों में दर्द होने पे, वाणी के रुकने, नेत्र के कठिनता से खुलने, और बाहुक मतलब हाथ को ऊपर उठाने में कठिनाई, इन सभी व्याधियों में हमें देना चाहिए बृह्मन नस्या। अब बात करते हैं शमन नस्या के बारे में। शमन नस्या मतलब नीलिका, मतलब त्वचा पर नीले धब्बे होना जिसे हम नीलिका कहते हैं। नीलिका होने पर व्यंग, चेहरे पर झाई होना जिसे हम झुर्रियाँ भी कहते हैं, केस के रोग जैसे बाल का गिरना या बाल का पकना, इन सभी व्याधियों में, और साथ ही साथ नेत्र में सीरा जाल होने पर शमन नस्या दी जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नस्ये के औषधि के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विरेचन नस्य में कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं। जो स्नेह के योग जिन जिन दोषों में वर्णित है उसमें कल्क, मधु, सेंधा नमक तथा आशव से नस्य देते हैं। उसके बाद बात करते हैं बृह्मन नस्य में। तो जांघल, धन व मांस से बनाए रस, रक्त, अस्त्र के रक्त व गोंद आदि से नस्य देते हैं। शमन नस्य में जांगल मांस, रस, घृत, तैल आदि और दुग्ध या जल से समन नस्य देना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं नस्य देने की विधि के बारे में, किस प्रकार से नस्य दिया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सिर का स्नेहन स्वेदन करके तथा मलमूत्र त्याग कर दंत धावन आदि करते हैं। तो जो भी रोगी हैं और सबसे पहले उसके सिर को आप स्नेहन स्वेदन करिए, उसके बाद मलमूत्र त्याग करने के लिए कहिए उसको, और दंत धावन जब वो कर लेता है उसके बाद क्या करते हैं, रोगी को पीठ के बल शरीर को सीधा करके हाथ व पैर को फैलाकर व पैर को कुछ ऊंचा व सिर को नीचे रखते हैं। उसके बाद औषध द्रव्य को उष्ण जल में रखने से इसके गर्म हो जाने पर, औषध द्रव्य को उष्ण जल में रखते हैं जिससे कि वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने पर इसे रुई का फाहा या नलिका से एक नासापुट को बंद करके, जैसे कि ये एक नासापुट को बंद करना है, यहाँ जैसे नस्य दे देते हैं उसके बाद इसको बंद करना है, तो उसके बाद क्या करना है, बंद करके अदल बदल कर
नासा छिद्र में निचोड़ कर डालते हैं, नासा छिद्र में निचोड़ कर हम डालते हैं। उसके बाद नस्य देकर पैर के तलवे, स्कंद, हाथ व कर्णिका का मर्दन करते हैं। मर्दन मतलब अभ्यंग, मसाज करते हैं। इसके बाद धीरे से श्वास को ऊपर खींचकर दोनों पार्श्वों में थूक मतलब आए हुए कफ या स्राव को थूक देना चाहिए। संपूर्ण औषधि के निकलने तक इस प्रकार करते हैं व 2 से 3 बार नस्य देना चाहिए। संपूर्ण औषधि के निकलने तक इस क्रम को चलाना चाहिए और उसके बाद मतलब साथ ही साथ 2 से 3 बार नस्य देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर नस्य के बाद अगर मूर्छा आ जाती है, अगर नस्य के बाद रोगी को मूर्छा आ जाती है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सिर को छोड़कर शेष संपूर्ण शरीर में, मतलब सिर को छोड़कर संपूर्ण शरीर में शीतल जल से परिषेक, सिंचन जिसे हम कहते हैं इरिगेट कराना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोष अनुसार नस्य योग्य काल, मतलब अगर कफ की व्याधि है तो प्रातः काल नस्य देना चाहिए। अगर वात की व्याधि है तो सायं काल व रात्रि में नस्य देना चाहिए। अगर पित्त की व्याधि है तो मध्याह्न काल मतलब आफ्टरनून में नस्य हमें देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो शरद व बसंत ऋतु में पूर्वाह्न में मतलब बिफोर नून, शीतकाल जैसे हेमंत व शिशिर ऋतु में मध्याह्न काल, ग्रीष्म में सायं काल तथा वर्षा काल में सूर्य के निकलने पर नस्य देना चाहिए। तो इस प्रकार से होगा दोषानुसार नस्य योग्य काल। उसके बाद बात करते हैं नस्य की अवधि। तो नस्य की जो अवधि होती है वो 7 दिन तक की होती है नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं स्नेहन नस्य के सम्यक योग। तो सम्यक योग के बारे में अगर बात करें तो अगर सम्यक प्रकार से स्नेहन हुआ है तो व्यक्ति जो रोगी है सुखपूर्वक उच्छ्वास मतलब एक्सपायरेशन कर लेगा, निद्रा और इंद्रियों में सक्रियता आती है। ये होते हैं स्नेहन नस्य के सम्यक योग। और अगर स्नेहन नस्य के हीन मतलब कम मात्रा में अगर स्नेहन नस्य हुआ है तो उसमें नेत्र में रुक्षता, जड़ता, स्टिफनेस जिसे हम बोलते हैं, नसिका में व मुख में शुष्कता, मस्तिष्क में शून्यता के लक्षण दिखाई देते हैं। अब स्नेहन नस्य के अति योग मतलब जरूरत से ज़्यादा अगर स्नेहन नस्य हम दे देते हैं रोगी को तो उसमें कंडू हो सकती है मतलब इचिंग, खुजली हो सकती है, गुरुता, भारीपन आ सकता है, प्रशेक मतलब लालच स्त्राव, सलाइवेशन जिसे हम कहते हैं, अरुचि मतलब भोजन में अरुचि और साथ ही साथ पीनस मतलब जिसे हम कहते हैं रिनिटिस आदि के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सम्यक विरेचन नस्य के लक्षण के बारे में। अगर सम्यक मात्रा में विरेचन नस्य हुई है तो आंखों में हल्कापन, मुख व स्वर में शुद्धता होती है। अगर असम्यक विरेचन नस्य हुए तो उसके क्या लक्षण होते हैं, रोगों की वृद्धि व विरेचन नस्य के अति मात्रा से कृष्णता आती है। कृष्णता मतलब दुर्बलता, मतलब कृष्णता मतलब पतला आती है, तो व्यक्ति का जो शरीर है वो पतला हो सकता है। तो प्रतिमर्श नस्य की अगर बात करें, अब ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। केवल 2 बूंद स्नेह को नासिका में डालते हैं या स्नेह में अंगुली को डुबोकर नासिका में डालते हैं। सिर्फ 2 बूंद जो है नासिका में डालते हैं, जैसे अंगुली को डुबोकर ऐसे नासिका में डालते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिमर्श, है नहीं। सुश्रुत ने कहा है, मतलब सुश्रुत ने प्रतिमर्श के बारे में क्या कहा है, सुश्रुत ने ये कहा है कि एक बार खींचने से जितना स्नेह नसिका से गले तक पहुंच जाए उसे हम प्रतिमर्श कहते हैं। मतलब एक बार खींचने से जो स्नेह है गला तक पहुंच जाए उसे प्रतिमर्श कहते हैं सुश्रुत के अनुसार। अब बात करते हैं उर्छद, मतलब किन किन सिचुएशन में प्रतिमर्श नस्य देना चाहिए। तो सबसे पहले आता है उर्छद, चेस्ट में किसी प्रकार की इंजरी हो, क्रूश, बालक, वृद्ध, क्रूश जो दुबले पतले हैं, बालक, वृद्ध व सुखी जीवन व्यतीत करने वाले को अकाल मतलब बिना उचित समय के व वर्षा ऋतु में प्रतिमर्श देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रतिमर्श नस्य का निषेध, किन किन सिचुएशन में हमें प्रतिमर्श नस्य नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले दृष्टिपीनस, मद्यपान के बाद, स्रोत के बल का क्षय होने पर, सिर में कृमि से दूषित होने पर, सिर के जो कृमि से किसी प्रकार से कृमि से दूषित हो जाता है सिर, तो हमें प्रतिमर्श नहीं देना चाहिए। बड़े हुए व अपने स्थान से दोषों के चलायमान होने पर प्रतिमर्श नस्य नहीं देना चाहिए। तो इन सभी कंडीशंस में हमें प्रतिमर्श नस्य नहीं देना चाहिए, प्रतिमर्श नस्य का निषेध करना चाहिए।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिमर्श के काल के बारे में, प्रतिमर्श के काल व मात्रा के बारे में। तो भोजन के बाद, वमन के बाद, सोने के बाद, घूमने मतलब वॉकिंग जिसे हम बोलते हैं, अर्ध पैदल चलना जिसे हम बोलते हैं, घूमने के बाद थकान, श्रम, थकान के बाद स्त्री संग के बाद, शिरोभंग के बाद, मूत्र त्याग, मल त्याग, अंजन व गंडूस के बाद, इसमें गंडूस भी है, अंजन व गंडूस के बाद, लकड़ी दातौन व हंसने के बाद 2 बूंद मात्रा में प्रतिमर्श देना चाहिए। तो इन सभी के बाद 2 बूंद मात्रा में हमें प्रतिमर्श देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रतिमर्श का फल, मतलब प्रतिमर्श का रिजल्ट क्या होता है, प्रतिमर्श से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम 5 काल, मतलब प्रथम 5 काल में आपका आ जाएगा भोजन के बाद, वमन के बाद, सोने के बाद, घूमने के बाद व श्रम के बाद प्रतिमर्श नश्य देने से स्रोतों का शोधन होता है। तो ये देख रहे हैं प्रथम 5 काल में प्रतिमर्श नश्य देने से स्रोतों का शोधन होता है। और साथ ही साथ अगले 3 काल मतलब अध्व, स्त्री संग व श्रम, अध्व, स्त्री संग व श्रम में देने से क्लम मतलब बिना परिश्रम के जो थकान होता है वो कम होता है। उसके बाद 5 कालों में शिरोभ्यंग, मलमूत्र त्याग व अंजन और गंडूश में देने से आँखों का बल बढ़ता है। आँखों का बल बढ़ता है मतलब आँखों की जो विजन पावर होती है वो बढ़ती है। दातून के बाद नश्य देने से दांतों की दृढ़ता बढ़ती है व हंसने के बाद प्रतिमर्श देने से वात का शमन होता है। तो इस प्रकार से नस्या का फल होता है, नस्या देने के बाद जो होता है रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं आयु के अनुसार नश्य, धूम व कमल। तो अगर 7 वर्ष से कम व 80 वर्ष से अधिक, मतलब 7 वर्ष से कम के बच्चों को और 80 वर्ष से अधिक के वृद्धों को से अधिक के आयु वालों को नश्य नहीं देना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर किसी रोगी का जो उम्र है 7 वर्ष से कम है या 80 वर्ष से ज़्यादा है तो उसे हमें नश्य नहीं देना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु वाले को धूम नहीं देना चाहिए। 18 वर्ष से कम किसी का आयु है तो उसे धूम हमें नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ 5 वर्ष से कम आयु में कमल नहीं देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 10 वर्ष से कम आयु व 70 वर्ष की आयु के बाद वमन विरेचन से शोधन नहीं करना चाहिए। किसी रोगी का आयु 10 वर्ष से कम है व 70 वर्ष से अधिक है तो इस सिचुएशन में वमन विरेचन के द्वारा हमें शोधन नहीं करना चाहिए। उसके बाद नश्य के लिए तैल का महत्व। नश्य के लिए तैल का महत्व इसलिए है क्योंकि बाकी जो अन्य स्नेह हैं जैसे कि मज्जा हो गया, घृत हो गया, ये जो है ये कफ वर्धक होते हैं, मतलब कफ को बढ़ाते हैं। लेकिन इन अगर तेल की बात करें तो तेल कफ वर्धक नहीं होता, मतलब अत्यंत अधिक मात्रा में कफ को नहीं बढ़ाता तेल, बल्कि अन्य स्नेह जो होते हैं कफ को बढ़ाते हैं और अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए जो तेल होता है नश्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तेल का अधिक महत्व होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नश्य की मात्रा के बारे में। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं नश्य की मात्रा, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये होती है नश्य की मात्रा। अब देखते हैं मर्श एवं प्रतिमर्श में अंतर। तो मर्श में क्या अंतर होता है, प्रतिमर्श में क्या अंतर होता है, ये चीज़ को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अनुतैल। जो नश्य के लिए जो हम तेल लेते हैं वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वाथ के 10वें अंश के बराबर तिल तैल लेकर इसमें पाक करते हैं। जब तक तेल सिद्ध हो जाए तब तक जब तक तेल सिद्ध न हो जाए तब तक इसका पाक करते हैं। बकरी का दूध लेकर तेल का पाक करते हैं। यह तेल इंद्रियों को दृढ़ करने वाला, केशवर्धक, त्वचा के लिए हितकर, कंठ के लिए हितकर, पुष्टिकारक, ब्रह्मण करने वाला और तीनों दोष वात पित्त कफ को नष्ट करने वाला होता है। अब बात करते हैं नश्य के गुण के बारे में। तो नश्य से त्वचा मोटी होती है, घन होती है और साथ ही साथ त्वचा स्वच्छ होती है। इसका मतलब शोल्डर, ग्रीवा, मुख, वक्ष मतलब चेस्ट दृढ़ होता है। साथ ही साथ इंद्रियां मजबूत होती हैं और बाल श्वेत ना होकर काले होते हैं। तो ये सब फायदे होते हैं नश्य के। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये नश्य कर्म कंप्लीट होता है।